हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपने जो अपना वीकली टेस्ट होता है मेडिकल सर्जिकल का, वो आपने दिया होगा सैटरडे को। आज आपके सामने मैं उस वीकली टेस्ट का एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो एग्ज़ाम में आपके कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग आंसर हैं उसको भी आप इवेल्युएट कर सकते हो, जिसमें आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा कि यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों है और बी सी एंड डी रॉन्ग है तो क्यों है। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपना जो वीकली टेस्ट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसके बारे में। तो आप इस क्लास के साथ में दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़िए और इस लिंक को अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी दोस्तों शेयर कीजिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अपना जेडीसी नर्सिंग का यूट्यूब चैनल एवरी मंडे टू फ्राइडे आपके साथ में लेके आ रहा है थ्योरेटिकल क्लास, जिसमें एवरीडे 6 to 8 PM आपको हमारी वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ के द्वारा लेक्चर डिलीवर किया जाता है। और आपके पास में मौका है एवरी सैटरडे अपने आप को प्रूव करने का कि जो मैंने स्टडी किया है वो अभी मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, उसको सेल्फ इवेल्युएट करने का। और जो आप वीकली टेस्ट देते हो सैटरडे को, उसके थ्रू आपको पता चलेगा। उसी के साथ में दोस्तों हमारे पास में सैटरडे को उसी सेम वीकली टेस्ट का एक्सप्लेनेटरी क्लास रहेगा। उस एक्सप्लेनेटरी क्लास में आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हैं और उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जेडीसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको जेडीसी नर्सिंग के चैनल पर आपको एक शानदार क्लास मिलने वाली है। जो आपको आपका ड्रीम है और आपका गोल है कि हमको नॉर्थ के करीब जाना है, तो हम डे बाय डे करके एक एक दिन आपका जा रहा है और हम नॉर्थ के करीब दोस्तों आ रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं वो सबसे पहले हमको समझना है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका 50% तो क्वेश्चन वही करेक्ट हो जाएगा। बट यदि क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आपका क्वेश्चन दोस्तों क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन क्या है दोस्तों बड़ा लगेगा, वहाँ पर उसका आंसर है वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत घुमाएगा आपको, बट सिंपल आपको एक सिंगल लाइन में क्या है उसका क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन इधर यहाँ है, 64 ईयर ओल्ड पेशेंट है दोस्तों, ठीक है, एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ क्रशिंग चेस्ट पेन। पेशेंट को क्या है दोस्तों, क्रशिंग चेस्ट पेन है, हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन मतलब उसका क्या है, ब्लड प्रेशर कम है, और इधर मेंशन भी किया है 80/50 mHg। नेक्स्ट उसने बोल दिया है कि क्या है, कोल्ड एंड कामिंग स्किन है, उसका स्किन है वो क्या है दोस्तों, कोल्ड हो गया है। टेकिकार्डिया है, उसका हार्ट रेट दोस्तों क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, ठीक है, और ईसीजी शो कर रहा है एसटी सेगमेंट इलिवेशन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ईसीजी शो कर रहा है एसटी सेगमेंट इलिवेशन, और अभी हमको पता है कि ईसीजी में एसटी सेगमेंट इलिवेशन शो कर रहा है दोस्तों, क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि विच कंडीशन इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट विथ कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक में इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो उसमें ऑप्शन ए है सीवियर डिहाइड्रेशन, और जो सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। कौन सा हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक दोस्तों हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें हमको ये सब सिम्टम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमको चेस्ट पेन, ठीक है, क्रशिंग और सीवियर चेस्ट पेन हमको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। इसके बाद में हाइपोटेंशन भी हमको देखने के लिए मिलेगा, और हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन, ये चीज़ दोस्तों हमको देखने के लिए मिलेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है वो हमको किसमें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, और सेप्सिस मतलब ब्लड इन्फेक्शन भी इसमें दोस्तों हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप पता लगा सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर है, आपने कौन सा चूज किया है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर आप पुटअप कर सकते हैं। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों है वो है ऑप्शन बी है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा, आपका ड्यू टू द इस्चेमिया सेल डेड हो जाएंगे, और सेल डेड हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक का क्या है, कॉज है, विच इज द कंडीशन मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट विथ कार्डियोजेनिक शॉक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं दोस्तों। उसके पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए कि फर्स्ट क्वेश्चन किस किसने दोस्तों करेक्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है,
और उसका जो एबीजी रिजल्ट है जिसको अपन बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। एबीजी का फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है, जिसमें आपके आर्टरी के थ्रू क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है ब्लड का, और उसमें देखा जाता है कि आपका पीएच क्या है, ठीक है, PCO2 क्या है, HCO3 क्या है, ठीक है, ये वैल्यू दोस्तों देखा जाता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन अपन आर्टरी से ब्लड लेते हैं एबीजी में, वो आर्टरी है दोस्तों रेडियल आर्टरी है, और दूसरा कौन सा आर्टरी है दोस्तों, फीमोरल आर्टरी है। इन दोनों आर्टरी से आपका क्या होगा दोस्तों, सैंपल लिया जाएगा। तो आपका मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम 360 डिग्री एंगल से हम दोस्तों क्लियर करने वाले हैं, तो आपको कोई भी दोस्तों उसमें डाउट नहीं रहे। जब अपन दोस्तों नॉर्मल पीएच की बात करते हैं तो नॉर्मल ब्लड पीएच होता है 7.35 टू 7.45 होता है दोस्तों। PCO2 की बात करते हैं तो 35 से लेकर 45 होता है दोस्तों, और HCO3 की बात करते हैं तो 22 से 27 मिली इक्वल पर लीटर होता है दोस्तों। तो दिस इज अबाउट द नॉर्मल रेंज ऑफ व्हाट पीएच, PCO2 एंड नेक्स्ट HCO3 माइनस, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों बाइकार्बोनेट। अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि पीएच है एंड HCO3 माइनस है, वो दोनों क्या है, फ्रेंड्स है दोस्तों। एंड पीएच है दोस्तों एंड PCO2 है, वो दोनों कौन है, दुश्मन है दोस्तों। कौन है, दुश्मन है। तो ये दोनों जब पीएच बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका HCO3 माइनस भी बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आपका पीएच बढ़ेगा तो PCO2 आपको क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। तो आपका जो पीएच है वो ब्लड पीएच को मेंटेन करके बताता है। नेक्स्ट है HCO3 माइनस है बाइकार्बोनेट, जो किडनी को आपको रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की बात करेगा। और PCO2 है वो आपको रेस्पिरेटरी को क्या करेगा दोस्तों, बताने वाला है। तो इधर जो अपन बात करने वाले हैं, जिसमें हमने नॉर्मल वैल्यू देख लिया कि 35 से 7.35 से 7.45, 35 से 45 PCO2 और HCO3 माइनस 22 से 27 होता है दोस्तों। तो अब मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि इधर जो होता है 7.28 क्या है, पीएच है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, 7.28 है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं PCO2 की, अपन बात करते हैं वो कितना है दोस्तों, 30 है, और आपका HCO3 माइनस कितना है दोस्तों, HCO3 माइनस आपका 40 है। हमने क्या पढ़ा था, 7.35 से 7.45 इट इज़ नॉर्मल। PCO2 कितना है, 35 से 45 एंड 22 से 27 आपका क्या है दोस्तों, HCO3 माइनस है, बाइकार्बोनेट है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि आपका पीएच कम है, उसके साथ में आपका क्या है, पीएच कम है, ठीक, उसके साथ में आपका बाइकार्बोनेट भी कम है, ठीक है। पीएच कम है तो उसको अपन बोलेंगे दोस्तों, इफ योर पीएच इज लेस देन 7.35 वी कैन से इट इज व्हाट, एसिडोसिस, वी कैन से इट इज एसिडोसिस, जब आपका पीएच कितना है, लेस देन 7.35 है, ठीक है। और एल्कोलोसिस किसको बोलेंगे दोस्तों, एल्कोलोसिस यदि आपका पीएच है वो मोर देन 7.45 है, उसको अपन बोलेंगे एल्कोलोसिस। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि अब मैंने आपको फ्रेंड्स और दुश्मन के बारे में चीज यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि आपका पीएच कम है, उसके साथ में आपका HCO3 माइनस भी कम है, मतलब क्या है, एसिडोसिस है, और ये मेटाबॉलिक को दोस्तों क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, यहाँ पर पीएच तो क्या है दोस्तों, कम है, ठीक है। तो एल्कोलोसिस को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑब्वियसली एसिडोसिस हो सकता है, बट हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस है ही नहीं क्योंकि आपका पीएच कम है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी को दोस्तों ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट, मतलब ये भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोस्तों, हो सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, इस ऑप्शन का करेक्ट है, क्योंकि हमने इस चीज़ के बारे में देखा कि आपका पीएच के साथ साथ में आपका क्या कम हो रहा है दोस्तों, आपका बाइकार्बोनेट लेवल भी कम हो रहा है, और ये आपको किडनी को क्या करता है दोस्तों, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन मूव कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आपका है विच सिम्टम सजेस्ट डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन, मतलब कौन सा सिम्टम, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा एकदम प्रायोरिटी के साथ में करेक्ट वाला ऑप्शन है जो आपको सेरेब्रल परफ्यूजन को क्या कर रहा है दोस्तों, सजेस्ट कर रहा है। तो चेस्ट पेन है वो दोस्तों किसको कर रहा है, आपके चेस्ट पेन यदि आपको हो रहा है तो चेस्ट पेन आपको हार्ट को रिलेटेड कोई डिसीज है तो उसको कर रहा है, जैसे कि आपको एमआई हो सकता है, जैसे कि आपको एंजाइना हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यदि अल्टर मेंटल स्टेटस है, ठीक है, यदि मेंटल स्टेटस के रिलेटेड बात कर रहा है तो आपको किसकी बात के बारे में बात कर रहा है, ब्रेन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू टिश्यू डिप्राइवेशन इन ब्रेन,
और किसकी वजह से? ड्यू टू टिश्यू डिप्राइवेशन इन ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो सकता है आपको? अल्टर मेंटल स्टेटस दोस्तों हो सकता है। नेक्स्ट है टेकिकार्डिया है, टेकिकार्डिया ठीक है, क्या है रीजन? आपका इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा, कितना? मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। और जो ओलिगोयूरिया है वो आपको जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को क्या करता है? इंडिकेट करता है। और यदि आपका लेस देन 30 ml यूरिन है पर हावर तो आपको क्या है? ओलिगोयूरिया है और आपको क्या करना है? डॉक्टर से कंसर्न करना है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा है? आपने कौन सा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन दिया था वो आप बता सकते हो। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दोस्तों करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो यदि आपने ये करेक्ट किया है और आपने जो भी लिखा है उसका आप जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोलना चाहता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोलना चाहता है दोस्तों, अ पेशेंट विथ कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, इज बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड, पेशेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। पेशेंट का डिसऑर्डर क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है। शॉक का मतलब क्या है कि आपके जो टिश्यूज है वो इनफ अमाउंट में क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उनका सेल डेड हो रहा है। और कार्डियोजेनिक शॉक की अपन जब बात करते हैं तो कार्डियोजेनिक शॉक में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। कार्डियोजेनिक शॉक की अपन बात करते हैं दोस्तों, कार्डियोजेनिक शॉक की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो जब अपन शॉक की बात करते हैं, शॉक के अलग अलग टाइप हैं, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, ठीक है, न्यूरोजेनिक। जब कार्डियोजेनिक की बात करेंगे तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इज नॉट एबल टू पंप इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड, किसको? टिश्यूज को, ठीक है। तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। क्या होगा दोस्तों? कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो 5000 ml होता है। व्हाट इज नॉर्मल कार्डियक आउटपुट? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा आपका पर मिनट जो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट दोस्तों बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि रीनल परफ्यूजन क्या हो जाएगा? क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो नॉर्मल ओलिगोयूरिया इन दिस पेशेंट एज यूरिन आउटपुट इज लेस देन। तो क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि ओलिगोयूरिया किसको कहते हैं? यदि आपका यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? ओलिगोयूरिया। और आपका यूरिन है यदि वो एब्सेंट है उसको तो अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? एन्यूयूरिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 30 ml है और यूरिन क्या है? एब्सेंट है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एन्यूयूरिया। क्या बोलते हैं? एन्यूयूरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? एन्यूयूरिया। और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओलिगोयूरिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोयूरिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो 30 ml है, 50 ml नॉर्मल है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी गलत है, 40 ml भी गलत है और 20 ml क्या है आपका इस फेज में आता है जहाँ पर यूरिन बहुत कम है, ठीक है। बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो 30 ml है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। ये बहुत सीधा क्वेश्चन था जो आपका गलत नहीं होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको क्लियर करने हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विच क्लिनिकल साइन इंडिकेट पुअर टिश्यू परफ्यूजन, मतलब टिश्यूज को इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वी कैन से इट इज अ पुअर टिश्यू परफ्यूजन इन ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से क्या हो रहा है? पुअर टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। तो वो कौन सा साइन है कि जो कार्डियोजेनिक शॉक को इंडिकेट करता है? तो जैसे कि वार्म एंड फ्लश स्किन है तो वो किसको करता है दोस्तों? सेप्टिक शॉक को करता है, ठीक है, सेप्टिक शॉक को करता है। हाइपरटेंशन में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इंक्रीज क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर होगा। और ये भी आपके बहुत डिसऑर्डर को क्या करता है? इंडिकेट करता है। बट ये क्या है? एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है जो आपके कार्डियोजेनिक शॉक को ही क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर है वो मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm/Hg हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट बाउंडिंग पल्स है, मतलब बाउंडिंग पल्स है, उसमें क्या होगा? आपका प्रेशर है अगेंस्ट द आर्टीरियल वॉल क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, जिसमें अपने को बाइंडिंग पल्स देखने के लिए मिलती है। और कोल्ड एंड कामी स्किन अपने को कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? कार्डियोजेनिक शॉक में, क्योंकि यदि आपका प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं होगा दोस्तों,
कहाँ पर, टिश्यूज़ को, ठीक है। जब टिश्यूज़ को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपको साइनोसिस हो जाएगा, टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलेगा, उस टाइम पे अपने को कोल्ड एंड कामी स्किन देखने के लिए मिलता है। और उसका मेन रीज़न है दोस्तों क्या है, उसका जो मेन रीज़न है वो ड्यू टू साइनोसिस है। क्या दोस्तों, साइनोसिस, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी अपने को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपका वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई दोस्तों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उसको हम देखेंगे। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको समझना है। क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलना चाह रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विथ हार्ट फेलियर, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सप्लेन दैट पेशेंट सिम्टम आर रिलेटेड टू अ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब कार्डियक आउटपुट। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्वेश्चन ने बोला है कि एक नर्स है वो क्या कर रही है, केयर कर रही है पेशेंट का, और पेशेंट किसके साथ में है, हार्ट फेलियर के साथ में है, मतलब उसका लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया, उसके साथ में राइट वेंट्रिकल भी फेल हुआ होगा, तो उसको पल्मोनरी भी सिम्टम हो सकते हैं, उसको सिस्टमिक भी सिम्टम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सप्लेन दैट अ पेशेंट सिम्टम आर रिलेटेड टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। क्या है, उसका कार्डियक आउटपुट कम हुआ है। सीधा क्वेश्चन ये है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट ठीक है क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। वी कैन से इट इज व्हाट, कार्डियक आउटपुट। और ये यदि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट वी कैन से व्हाट, इट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज। ये कुछ चीजें हैं मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं। परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पर हार्ट बीट, वी कैन से इट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। और जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 55 से 70%। ये दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो क्वेश्चन जो अपना पूछा गया है वो कार्डियक आउटपुट क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, ठीक है, मतलब एंड ऑफ डायस्टोल में आपका क्या है, वेंट्रिकल के अंदर में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है उसको अपन बोलते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। आपका 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट करता है उसको बोलते हैं क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द आर्टीरियल वॉल उसको बोलते हैं क्या, और रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इसको बोलते हैं क्या। तो सीधा क्वेश्चन है आपका क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, प्री लोड बोलेंगे अपन, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टीरियल वॉल वी कैन से इट इज ब्लड प्रेशर अपन इसको बोलते हैं दोस्तों, और रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो अपन उसको बोलते हैं आफ्टर लोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन बी। कितनों लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को करेक्ट किया है, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या कर सकते हो, उसको आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने लोगों ने करेक्ट किया है और रॉन्ग भी हुआ है तो आप अपने आप को दोस्तों क्या कर सकते हो, यहाँ पे करेक्ट करने का मौका है, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट अ कार्डियक डिसअरिथमिया ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब ईसीजी के अंदर ऐसा कौन सा चीज है, विच फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट अ कार्डियक डिसअरिथमिया, ठीक है। कार्डियक अरिथमिया के अंदर कौन सी फाइंडिंग है वो आपको क्या होगी, बताएगी कि इसकी वजह से कार्डियक डिसअरिथमिया हुआ है। तो थिकन वेंट्रिकुलर वॉल, आपके वेंट्रिकल्स के वॉल थिक हो गया है, उसके लिए इरेगुलर हार्ट रिदम ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर्मेशन। जो आपका कंडक्शन सिस्टम है उसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का क्या हुआ है, जनरेशन हुआ है, उसकी वजह से आपका ईसीजी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। और नेक्स्ट है एनलार्ज कार्डियक चैम्बर्स ऑन इको कार्डियोग्राफी, जिसकी वजह से क्या हो गया है, आपका हार्ट है वो एनलार्ज हो गया है। हार्ट क्या हुआ है दोस्तों, एनलार्ज हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगेली के नाम से अपन जानते हैं। तो ये करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट है बोला है कि ए एंड बी दोनों सही है। तो यहाँ पर कितने बच्चों ने
क्वेश्चन को करेक्ट किया है, आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ पर जब अपन क्या बोलते हैं, इरेगुलर हार्ट का यदि रिदम हो जाता है, रिदम रेट मतलब यहाँ पर अपन जब पल्स चेक करते हैं तो रेट चेक करते हैं, रिदम चेक करते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम चेक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम चेक करते हैं। रेट का मतलब होता है काउंटिंग, काउंटिंग मतलब जो अपन बोलते हैं 60 to 100 बीट का होता है, नॉर्मल होता है। तो आपका पल्स रेट कितना है, हार्ट रेट कितना है, ठीक है। डिसअरेथमिया मतलब क्या है, रिदम मतलब गैप, गैप बिटवीन टू रिदम, टू बीट, गैप बिटवीन टू बीट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि अपन पल्स चेक करते हैं, 2 बीट है, उसके बीच में कैसे रिदम है, गैप कैसा है उसका, नॉर्मल है कि नहीं है, किसी में कम किसी में ज़्यादा है, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब क्या है, मतलब हाई है, लो है, ये चीज़ जैसे कि अपन क्या देखते हैं, बाउंडिंग है, ठीक है, या कैसा है, ये सब चीज़ हम देखते हैं वॉल्यूम में। तो हाई पिच है या लो पिच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने देखा कि क्या है, ड्यू टू द इरेगुलर रिदम, ठीक है, इरेगुलर हार्ट रिदम, देयर इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हाट इम्पल्स फॉर्मेशन, देयर इज अ डिसअरेथमिया। और ये अलग अलग टाइप के डिसअरेथमिया अपने को देखने के लिए मिलते हैं। जिस डिसअरेथमिया में अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आर्टरियल फ्लटर की बात करते हैं, आर्टरियल फिब्रिलेशन की अपन बात करते हैं। ऐसे अनेक टाइप के अपने को क्या डिसअरेथमिया अपने को किस में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ईसीजी के अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर अपने को दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो क्वेश्चन और आपका डाउट जो भी है आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पुट कीजिए। उसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार इसको पूछा गया है आपके कहाँ पर, नॉर्सेट में दोस्तों पूछा गया है। कहाँ पर पूछा गया है, नॉर्सेट में पूछा गया है, जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है एम्स दिल्ली का, उसमें। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एक पेशेंट है, ईसीजी शो कर रहा है आपका क्या, पीआर इंटरवल, ठीक है। नॉर्मल पीआर इंटरवल कहाँ कितना होता है, 0.12 से 0.20। ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल पीआर इंटरवल है, 0.12 से 0.20 इट इज नॉर्मल पीआर इंटरवल, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सेकंड है, तो इसमें बताया इसका 0.28 है विथ नो ड्रॉप बीट। कोई भी आपका पीआर इंटरवल में उसका बीट है वो ड्रॉप नहीं कर रहा है। दिस रिदम इज, इस रिदम को अपन क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, फर्स्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री की 2 टाइप है, ये अपन बोलते हैं वेंच बैक, ठीक है। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2 जिसको अपन बोलते हैं मोबिट्स, क्या बोलते हैं, मोबिट्स। एंड फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। क्या है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। बट क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर यहाँ पर आपके सामने ईसीजी दिखाई गई है, क्या है दोस्तों, ईसीजी है, ठीक है। हम जब हार्ट ब्लॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो हार्ट ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के हार्ट ब्लॉक की अपन जब बात करते हैं तो टोटल 3 टाइप्स के हार्ट ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है, सेकेंड होता है एंड थर्ड होता है। जो सेकंड होता है उसमें फिर 2 होते हैं। सबसे पहला होता है एक वेंच बैक और एक होता है मोबिट्स। क्या होता है, मोबिट्स, ठीक है। मोबिट्स 2 के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मोबिट्स 2 बोलते हैं और इसको अपन मोबिट्स 1 भी बोल सकते हैं, मोबिट 1 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा था कि जिसमें आपका पीआर इंटरवल क्या है, 0.28 है। तो नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है दोस्तों, 0.12 से 0.20। नॉर्मल जो पीआर इंटरवल की अपन बात करते हैं 0.12 से 0.20 सेकेंड, मतलब कितना, 3 से 5 बॉक्स होता है। कितना, 3 से 5 बॉक्स होता है। तो जब अपन ये एक लार्ज बॉक्स की अपन बात करते हैं तो इसमें कितने छोटे छोटे 5 बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे 5 बॉक्स होते हैं। और ये 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू कितना, 0.04 सेकेंड। कितना, 0.04 सेकेंड। तो इसमें टोटल कितना है ड्यूरेशन, 0.12 से 0.20, मतलब 3 से 5 बॉक्स, ठीक है। अब बताया गया कि ये नॉर्मल है, तो उससे ज़्यादा हो गया तो आपको क्या हो सकता है दोस्तों, आपको हार्ट ब्लॉक
हो सकता है। और वो कौन सा टाइप का हार्ड लॉक है दोस्तों? आपका फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। इसमें दिखेगा आपको, यदि आपका 0.12 से 0.20 से यदि क्या है ज़्यादा है, और यहाँ पर कितना बताया गया है 0.28 सेकेंड बताया गया है, तो आपका क्या है दोस्तों, आपको फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है। यहाँ पर जो मेन आपको मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, वो क्या क्लियर करना चाहता हूँ आपको, जो टाइप 2 है, क्या है टाइप 2 हार्ड ब्लॉक है, उसमें सबसे पहला है वो वेंच बैक है। वेंच बैक में आप क्या दोस्तों देख रहे हो, ये आपका पी आर इंटरवल है दोस्तों, ये आपका पी आर इंटरवल है, ये पी आर इंटरवल है, और जैसे ही एक बार ड्रॉप हुआ, ये वापिस आपका पी बन रहा है, फिर ड्रॉप हुआ, इसके बाद में जो आपका पी आर जो इंटरवल है वो क्या है दोस्तों, शॉर्टर है। एक बार ड्रॉप होने के बाद में आपका जो पी आर इंटरवल है वो शॉर्टर हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं मोबिट्स या वेंच बैक। ठीक है, मोबिट्स 1 या वेंच बैक या टाइप 2 का फर्स्ट। ठीक है, सेकंड है मोबिट्स 2, और ये जो टाइप 2 हार्ड ब्लॉक होता है उसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी फिर पी, तो यहाँ पर क्या ड्रॉप हुआ दोस्तों, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया दोस्तों, ड्रॉप हुआ। क्या हुआ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, मोबिट्स 2, मतलब टाइप 2 का कौन सा है दोस्तों, टाइप 2 का ये सेकंड है। ठीक है, ये टाइप 2 का सेकंड है, और ये क्या है दोस्तों, डेंजर है। क्या है दोस्तों, डेंजर है। ठीक है, इसमें इंसान को पेस मेकर की दोस्तों जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वो हार्ड ब्लॉक थर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड हार्ड ब्लॉक की अपन दोस्तों बात कर रहे हैं। जब थर्ड हार्ड ब्लॉक की दोस्तों अपन बात करेंगे, तो थर्ड में क्या होता है दोस्तों, आपका जो पी आर इंटरवल है वो कंस्टेंट नहीं है। जैसे कि पी क्यू आर एस टी पी 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 क्यू आर, फिर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी। तो आपका देखो ये यहाँ पर, यहाँ पे आपका पी आर जो इंटरवल है, पी आर इंटरवल है वो क्या है, नो कंस्टेंट। ठीक है, पी आर इंटरवल कंस्टेंट नहीं है, और यहाँ पर मैंडेटरी पेशेंट को किसकी जरूरत रहती है, पेस मेकर की। और पेस मेकर है वो किसका काम करेगा, आपका एसए नोड का। किसका काम करेगा दोस्तों, एसए नोड का। मतलब जब आपका जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट से कम हो जाएगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का दोस्तों क्या करेगा, जनरेशन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर तो अपन ने देख लिया था कि यदि आपका पी आर इंटरवल है वो मोर देन 0.20 से ज़्यादा है, तो इसको अपन फर्स्ट डिग्री क्या बोलते हैं, एवी ब्लॉक अपन बोलते हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ और कितनों का गलत हुआ, और यदि गलत हुआ तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन आपके हजारों डाउट क्या होगा, क्लियर कर देगा। और आपके मैक्सिमम बच्चों का यदि गलत भी हुआ होगा तो आपके क्या हो गया, डाउट क्लियर दोस्तों हो गए होंगे। कितने बच्चों ने करेक्ट किया, आप अपना सही आंसर को पुटअप कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसी शानदार क्लास से जुड़ने के लिए आपको जीडीसी नर्सिंग का यूट्यूब चैनल एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपके साथ में वीकली टेस्ट में दोस्तों लेके आ रहा है। तो इसके साथ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच हार्ड ब्लॉक इज कंसिडर्ड मोर डेंजरस एंड ऑफ्टन रिक्वायर अ पेस मेकर। ठीक है, मतलब कौन सा आपका हार्ड ब्लॉक है वो क्या है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से इंसान का क्या भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट क्या है खतरनाक डेंजर वाला है, फर्स्ट डिग्री तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1 भी नहीं है, और सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2 इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, क्या है दोस्तों, करेक्ट है। और साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब आपका डिक्रीज है हार्ट रेट, कितना होता है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। क्या होता है दोस्तों, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होता है। तो यहाँ पर जो सीधा क्वेश्चन है आया था, आपका जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2 है वो दोस्तों क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया है, तो अपन कैसे अपन हार्ट रेट को चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दोस्तों किससे, ईसीजी से। तो अपन ईसीजी से भी दोस्तों अपन चेक कर सकते हैं। ईसीजी में दोस्तों अपन क्या करेंगे, हार्ट रेट चेक करने के लिए दोस्तों ईसीजी में अपन क्या करेंगे, जो अपना क्या है दोस्तों 1500 से
1500 divided small box in between two R वेव। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिससे अपन हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्स बिटवीन ये 2 है दोस्तों, 2, ठीक है, 2 R वेव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो दोस्तों हम देखेंगे। राइट बंडल ब्रांच RBB, जिसको अपन बोलते हैं, 2 बंडल ब्रांच होते हैं, एक होता है दोस्तों कौन सा होता है, राइट, और एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। वो क्या होता है, जो डिवाइड होता है आपका जो सेप्टम होता है ऐसा, ठीक है, ये क्या होता है आपका राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये सेप्टम होता है, वो क्या करता है आपके बंडल ब्रांच को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोवाइड करता है। जब हमने SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हीट्स, पुरकिंजे फाइबर्स पढ़ा था, उस टाइम पे ये सब चीज़ें दोस्तों डिस्कस की थी। तो इसमें ये क्या बोलना चाहता है कि राइट बंडल ब्रांच है कैरेक्टराइज्ड बाय विच ECG पैटर्न। मतलब जब आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोस्तों देखोगे उस टाइम पे, जब यदि राइट बंडल ब्रांच का पेशेंट है तो आप किस टाइप का पैटर्न देखोगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है V1 M शेप, और V1 में जो लीड है, जो अपन चेस्ट लीड देखते हैं V1 से लेके V6, ठीक है, उसमें जो V1 चेस्ट लीड है उसमें आपको M शेप दिखने के लिए मिलेगा, और V6 में W शेप। बी ऑप्शन बोल रहा है आपका V1 में आपको W शेप और V6 में आपको M शेप। आपको सी ऑप्शन बोल रहा है कि आपका जो P वेव है वो एब्सेंट रहेगा, और आपका जो D है वो बोल रहा है आपको नेरो QRS कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो आपको जब मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि इधर P वेव एब्सेंट एंड नेरो QRS कॉम्प्लेक्स का तो कहीं कहीं आपका मेल मिलाप नहीं हो रहा है। ये आपको आर्टीरियल फिब्रिलेशन में दोस्तों ये क्या है दोस्तों देखने के लिए मिलता है, और P वेव एब्सेंट आपको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी दोस्तों देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो जब सेम आपके ऑप्शन होंगे तो आपका या तो A करेक्ट होगा दोस्तों, या आपका B करेक्ट होगा। तो जब अपन बात करते हैं किसकी बात करते हैं, राइट बंडल ब्रांच की, तो करेक्ट ऑप्शन है V1 M शेप, V6 W शेप। तो मैं आपको ECG के थ्रू बताना चाहता हूं दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने क्लास में भी स्टडी किया है, बट यदि कोई बच्चे ने हमारे GDC नर्सिंग के ऐप से एग्जाम दिया है और उसको डाउट क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करूंगा, जिसमें राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच दोनों के बारे में डाउट क्लियर किया हुआ है। राइट बंडल ब्रांच में क्या है, जो आपका V1 लीड है, ठीक है, V1 लीड में आपका क्या बताया हुआ है, M शेप, ठीक है, ये आपको M शेप देखने के लिए मिलेगा, और जो V6 लीड है उसमें आपको दोस्तों ये W शेप आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा, ठीक है, किसमें आपको V1 और V6 में। यदि V1 और V6 में आपका क्या है, V1 में आपका M शेप अल्फाबेटिकल से M फर्स्ट स्टार्ट आता है, और V6 में आपका अल्फाबेटिकल से W लास्ट में आता है, तो ये करेक्ट है। और यदि आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच की अपन बात करते हैं तो उसका जस्ट दोस्तों ऑपोजिट होगा, जिसमें आपका V1 में आपको दोस्तों क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको M शेप देखने के लिए मिलेगा, और आपका जो W शेप आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपको V6 में आपको M शेप आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट है, आप ये वाले पार्ट को आप देख सकते हो, और V6 यहाँ पर ये वाले पार्ट को आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, W शेप, और यहाँ पर आपको ये M शेप देखने के लिए मिल रहा है, किसमें, लेफ्ट बंडल ब्रांच में। राइट बंडल ब्रांच की अपन ने बात की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले M और यहाँ पर आपको V6 में कौन सा, W देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमने जब करेक्ट ऑप्शन की बात की, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन A करेक्ट है। V1 में हमने दोस्तों क्या देखा, V1 में हमने M शेप, और V6 में हमने W शेप हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये भी क्लियर किया कि यदि आपका ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों गलत है, और गलत आपको किस चीज़ की ओर दोस्तों लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन दोस्तों मूव ऑन कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है, अ नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट वस्कुलर डिसऑर्डर, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब
ऑन एन्यूरिज्म इज। क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि एक क्या है नर्स है, टीच कर रही है किसको, पेशेंट्स को, किसके बारे में, मस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में दोस्तों। अब क्वेश्चन सीधा पूछा है कि एन्यूरिज्म क्या होता है। तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, तो नैरोइंग ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू प्लेक बिल्डअप, वी कैन से इट इज व्हाट, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, लोकलाइज एंड डायलिटेशन ऑफ बलूनिंग ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू वीकनिंग ऑफ वेसल वॉल। जो वेसल वॉल होते हैं अपन ने कौन कौन सा पढ़ा, इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसके लिए जो आर्टीरियल जो ये वॉल होते हैं, ठीक है, ये आर्टरी है, तो ये जो आर्टीरियल वॉल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बलूनिंग हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहा है। यहाँ कंप्लीट रप्चर ऑफ एन आर्टरी विथ हेमरेज, मतलब आर्टरी का क्या हो जाएगा, आर्टरी रप्चर हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगा दोस्तों। क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लीडिंग, ठीक है, और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल जिसको अपन बोलते हैं वस्कुलाइटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, वस्कुलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल। आपके हिसाब से आपने कौन सा करेक्ट ऑप्शन चूज किया है दोस्तों, जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मेरे को जो लग रहा है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी है, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका जो डायलिटेशन हो जाएगी या जो आपका आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी गुब्बारे की तरह। क्यों, क्योंकि उसका जो वॉल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायलेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अपन देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट जो आंसर था उसको पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो बोल रही है वो क्या बोलना चाह रही है कि एक फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म, ये भी क्या है, आपका एन्यूरिज्म है, जिसमें क्या हो रहा था, आपका आर्टेरियल वॉल था वो डायलेशन हो रहा था और बलूनिंग मतलब गुब्बारे की तरफ दोस्तों फूल रहा था। इस बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब वो कैसे बता रहा है कि ये फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म है, आपको कैसा पता चलेगा। पाउच लाइक बल्जिंग ऑन वन साइड ऑफ द वेसल, मतलब आपकी ये जो वेसल है, ठीक है, वहां पर उसकी एक साइड में पाउच लाइक बल्जिंग हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कमफरेंशियल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, मतलब दोनों तरफ सेम आपका क्या हो रहा है, वेसल डायलेट हो रही है, उसको अपन बोल रहे हैं ब्लड फिल्ड सैक आउटसाइड द आर्टीरियल वॉल। मतलब ये जो तीन वॉल है इसमें एक वॉल में क्या हो रहा है, सराउंडिंग द टिश्यू क्या हो रहा है, ब्लड फील हो रहा है आउटसाइड द आर्टरी, और लास्ट है फॉल्स ल्यूमन विथ वेसल वॉल, ठीक है, मतलब फॉल्स ल्यूमन वहां पर बना हुआ है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो अपने को क्लियर करना है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं, तो जब मैंने आपको बताया था कि अपन ट्रू एन्यूरिज्म की दोस्तों अपन बात करेंगे, तब अपन क्या देखते हैं कि ट्रू एन्यूरिज्म में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, कौन सा, एक सेक्युलर और एक फ्यूजिफॉर्म। जब सेक्युलर की बात की थी तो मैंने आपको एस से एस याद रखना है, मतलब एक सिंगल साइड, और फ्यूजिफॉर्म का मतलब कौन सा, दोनों साइड, मतलब यूनिफॉर्मिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और इस नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू अपन क्लियर करने वाले हैं कि ये करेक्ट दोस्तों क्यों है। तो ये अलग अलग टाइप का आपको क्या मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये क्या है, ट्रू एन्यूरिज्म, जिसको दो टाइप दोस्तों हमने पढ़ा था। ये क्या थी, लेयर एडवेंशिया, बाहर की लेयर, मीडिया मिडिल लेयर एंड इंटीमा इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल। अब ये आपको यदि एक साइड का क्या है दोस्तों, एक साइड का आपका क्या है, वॉल यदि क्या हुआ है, डायलेट हुआ है, तो उसको अपन ने बोल दिया सेक्युलर एंड इट इज टाइप ऑफ ट्रू एन्यूरिज्म। यदि दोनों साइड का हुआ है तो अपन ने क्या बोल दिया, फ्यूजिफॉर्म बोल दिया, ठीक है। और ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी है दोस्तों, ठीक है, मतलब दोनों तरफ सेम है। फॉल्स एन्यूरिज्म में क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपका ब्लड है वो सराउंडिंग टिश्यूज में जा रहा है, और ये डिसेक्टिंग आप ब्लड वेसल के अंदर देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया है, आपका करेक्ट ऑप्शन आपने चूज किया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है। तो आप फॉल्स एन्यूरिज्म, वेसल वॉल के अंदर आप ब्लड देख सकते हो, डिसेक्टिंग सराउंडिंग द टिश्यू में आप देख सकते हो, ब्लड कहाँ होता है, स्केप होता है बाहर टिश्यू की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपका क्या बोलना चाह रहा है, व्हाई शुड डीप एब्डोमिनल पाल्पेशन बी अवॉइडेड इन सस्पेक्टेड एब्डोमिनल, क्या है, ये जो एओर्टा है उसमें, ठीक है। तो सीधा है कि एन्यूरिज्म होगा तो क्या होगा, आपकी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बलूनिंग हो जाएगी। जब आपकी आर्टरी है ये आर्टरी ऐसे फूल गई और उसको क्या कर रहे हैं अपन,
पाल्पेशन कर रहे हैं, जब पाल्पेट कर रहे हैं तो इसको क्या हो सकता है दोस्तों, रप्चर हो सकता है, और रप्चर होगा तो अंदर क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आप देख सकते हो, इट कॉजेज पेन, ऑब्वियसली पेन तो होगा ही, बट इट में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, मतलब जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg उसको बढ़ाएगा। ये आपका कहीं रिलीवेंट नहीं है यदि आपको पेशेंट को क्या है, एन्यूरिज्म है, यदि उसको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर डालेंगे, पाल्पेट करेंगे तो रप्चर होगा, तो हाइपोवोलीमिया दोस्तों हो सकता है। इट कैन प्रेसिपिटेट एन्यूरिज्म रप्चर, हाँ कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत हो सकती है। और इट इंटरफेयर्स विद द डायग्नोसिस, मतलब यदि आपको एन्यूरिज्म हुआ है और यदि आप पाल्पेशन करेंगे तो आपके जो डायग्नोसिस, एक्चुअल जो आप डायग्नोस करना चाहते हो उसमें यदि कुछ दिक्कत लाएगा क्या। बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी देखने के लिए मिल रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका एन्यूरिज्म दोस्तों रप्चर हो जाएगा और इसकी वजह से आपका क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोवोलीमिक शॉक में दोस्तों जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म, मतलब यदि किसी पर्सन को एन्यूरिज्म हुआ है तो उसकी वजह से कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है, मतलब उस पेशेंट का डेथ तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, मैसिव हेमरेज एंड एडिमा। हाइपरटेंशन यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से डेथ हो सकती है, ऐसा तो नहीं है। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन क्या है, आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे, एंटर इनटू होस्ट, और क्या करेंगे दोस्तों, इन्वेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैसिव हेमरेज, हो सकता है ब्लीडिंग होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोवोलीमिक शॉक, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वेलिंग, तो इसकी वजह से भी डेथ नहीं हो सकता। बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मेरे को देखने के लिए मिल रहा है वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी है। कितने लोगों ने करेक्ट किया, आप आपका करेक्ट ऑप्शन आपके कहाँ पर कमेंट बॉक्स में दोस्तों डाल सकते हो, ठीक है। आप अपना आपको सेल्फ इवेल्युएट करने का बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक पेशेंट है प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो दोस्तों लेस देन 100/70 mm/Hg हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों हाइपोटेंशन बोलते हैं, जिसका जुगुलर वेनस क्या है, डिस्टेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जुगुलर जो वेन है वो क्या है, डिस्टेंडेड है, एनलार्ज है। मफल हार्ट साउंड भी अपने को देखने के लिए दोस्तों क्या है, मिल रहे हैं। विच कंडीशन मोस्ट डायरेक्टली कॉजेज कार्डियक टेम्पोनेडे, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि विच कंडीशन मोस्ट डायरेक्टली कॉज, कौन सी ऐसी कंडीशन है वो जो डायरेक्टली कॉज कर रही है क्या, कार्डियक टेम्पोनेडे को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दोस्तों देखेंगे क्या ऑप्शन है, थिकनिंग ऑफ द मायोकार्डियम, जो आपका मायोकार्डियम है, हार्ट है, वो ठीक हो जाएगा, ये कंडीशन है, अपन इसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट बोला है रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, ये पेरिकार्डियल सैक है, ठीक है। इसके बाद में यदि फ्लूइड कलेक्शन वो नॉर्मल फ्लूइड होता है, यदि वह फ्लूइड बढ़ गया उसकी वजह से नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, यदि आपकी आर्टरी है वो नैरो हो गई है ड्यू टू द प्लेग, और जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल हो गया है, मतलब आपका क्या हो गया है, कार्डियोमेगेली हो गया है, हार्ट का साइज बढ़ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है कि क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्डियक टेम्पोनेडे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, एक्यूमुलेशन हो जाएगा दोस्तों किसका, फ्लूइड का, कहाँ पर आपका, पेरिकार्डियल सैक में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट है, और सभी लोगों ने ये दोस्तों करेक्ट किया होगा। जब आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट इसके लिए बताया गया है कि जब आपका पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा एब्नॉर्मल टाइप से, तब आपके हार्ट के ऊपर दोस्तों क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, और जब हार्ट के ऊपर दोस्तों कंप्रेशन आएगा तो क्या होगा, हार्ट इनफ अमाउंट में क्या होगा, ब्लड का दोस्तों क्या होगा, इजेक्ट आउट नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये जब हार्ट की लेयर है, ये हार्ट की लेयर है, यहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, तो प्रेशर कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, प्रेशर ओवर हार्ट, प्रेशर ओवर हार्ट, हार्ट के ऊपर दोस्तों प्रेशर पड़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट क्या नहीं कर पाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, और जो ब्लड है वो वापस कहाँ पर जाएगा, आपके पल्मोनरी, और फिर वापस पल्मोनरी से लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और आपके कहाँ पर, सिस्टमिक में। तो आपको ये सिम्टम देखने के लिए दोस्तों आपको मिल सकते हैं, जिसमें हमने देखा जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन एंड आपको मफल हार्ट साउंड, ये देखने के लिए दोस्तों मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं
कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा उससे आपका यहाँ पर मतलब आप गेस करके भी करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कि बैक ट्रायड, जो हमने 3 सिम्टम देखे थे उसको हमने बैक ट्रायड के नाम से देखा। तो बैक ट्रायड इन कार्डियक टेम्पोनेट इंक्लूड ऑल। यहाँ पर जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर चीज लिखी हुई है एक्सेप्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एक्सेप्ट, मतलब कौन सी चीज नहीं है वो हमको क्या करना है दोस्तों? आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हो सकता है क्या बैक ट्रायड में? जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, जेवीपी प्रेशर क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, और मफल हार्ट साउंड, ठीक है। और लास्ट है ब्रेडिकार्डिया। तो ये कुछ 4 चीजें दी गई हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपको। तो जब अपन बैक ट्रायड की बात करते हैं तो हमको हाइपोटेंशन, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर जिसमें आपका जुगुलर वेन क्या होगा? डिस्टेंशन हो जाएगा, मफल हार्ट साउंड, ये अपने को देखने के लिए मिलता है। बट आपको यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसमें आपका क्या होगा? हार्ट रेट दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। और ब्रेडिकार्डिया अपन किसको बोलते हैं? तो जो आपका नॉर्मल हार्ट रेट है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, उससे क्या हो जाएगा? आपका लेस देन 60 हो जाएगा। लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आपका हार्ट रेट देखने के लिए आपको दोस्तों मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ट्रायड, कौन सा? बैक ट्रायड, और वो भी कार्डियक टेम्पोनेट में अपन देखने की बात करते हैं तो अपने को हाइपोटेंशन, जेवीपी, ठीक है, और मफल साउंड, हार्ट मफल साउंड, ये चीज अपने को दोस्तों देखने के लिए मिलती है। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने करेक्ट किया? क्योंकि क्वेश्चन ये आपके नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया था, ठीक है। तो जब अपन बैक ट्रायड की बात करते हैं तो 3 सिम्टम अपने को याद रखते हैं, और वो भी किसके? कार्डियक टेम्पोनेट में। कौन सी डिसीज के अंदर अपने को ये दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसको दोस्तों अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो अपने को अच्छे से पहले रीड करना है। अ पेशेंट विथ कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप्स हाइपोटेंशन ड्यू टू इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर? ठीक है, आपका जो ब्लड प्रेशर क्या है दोस्तों कम हुआ है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, इसके लिए हार्ट रेट बढ़ गया, ये कॉज हो सकता है क्या? मतलब आपको टेकिकार्डिया हो गया, ये कॉज हो सकता है क्या? नेक्स्ट है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, ठीक है, उसने क्या कर दिया? उसने कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया। क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया, तो क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हुआ, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा? ब्लड सप्लाई नहीं हुआ। क्या हुआ? ब्लड सप्लाई, देयर इज अ नो ब्लड सप्लाई, ठीक है। कहाँ पर? बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, आपके बॉडी के अंदर क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, और पेरिफेरल वाजो कंस्ट्रिक्शन, ये कॉज हो सकता है। जब पेरिफेरल वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या हो सकता है? अपने को पीवीडी, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज देखने के लिए दोस्तों मिल सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन हुआ है इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग, मतलब कार्डियक टेम्पोनेट में क्या हुआ? आपके हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जब वो फ्लूइड बढ़ गया तो आपके हार्ट को क्या कर दिया? उसने प्रेशर डाला, कंप्रेस हुआ, और वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है तो उसके अंदर वेंट्रिकुलर फीलिंग भी नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स भी नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है दोस्तों? रिलैक्स, ठीक है। जब रिलैक्स भी नहीं हो पा रहा है तो उसमें फीलिंग नहीं हुआ तो ब्लड आगे पहुंच नहीं पाया, ठीक है। और क्या हो सकता है? अपने को हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वो ऑप्शन बी है। क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि इसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट जो हार्ट से ब्लड का क्या होता है? इजेक्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? अपन कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। यदि पर बीट, पर हार्ट बीट अपन बात करते हैं ब्लड का इजेक्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन यहां से आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या बोलना चाहता है? व्हाइल असेसिंग अ पेशेंट विथ सस्पेक्टेड कार्डियक टेम्पोनेट, मतलब अभी तक उसको है ये कंफर्म नहीं हुआ है। क्या है? पेशेंट सस्पेक्टेड है, ठीक है। द नर्स नोट्स विच फाइंडिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब नर्स कौन सी फाइंडिंग से अपने को पता चलेगा उसके नोट से कि ये बहुत अच्छे तरह से उसने क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है। तो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीज सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब जब पेशेंट क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, उस टाइम पे उसका क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ड्रॉप इन सिस्टोलिक बीपी मोर देन 10 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब जब पर्सन क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, उस टाइम पे उसका सिस्टोलिक बीपी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन 3 पूछ रहा है, राइज इन डायस्टोलिक बीपी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, मतलब जो एक्सहेल कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसका जो डायस्टोलिक बीपी है, ठीक है, कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है, वो क्या है दोस्तों, बढ़ रहा है। और लास्ट है इरेगुलर पल्स रिदम, जो रिदम है वो क्या है दोस्तों, इरेगुलर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन सीधा है कि पेशेंट को क्या है, सस्पेक्टेड है कार्डियक टेम्पोनेडे है और नर्स नोट्स विच फाइंडिंग एज ए बेस्ट डिस्क्राइब। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा, जो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो कितना 10 mm से ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेडे के लिए पेशेंट को क्या किया है, नर्स ने सस्पेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, वाटर बॉटल शेप हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे, कौन सी डिसीज के अंदर आपका जब चेस्ट एक्सरे करेंगे उस टाइम पे वो चेस्ट एक्सरे में आपको वाटर शेप और जो आपका बॉटल होता है उसकी शेप का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कार्डियोमेगेली ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है। कार्डियोमेगेली किसको बोलते हैं दोस्तों, बड़े दिल वाला एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, और किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा के अंदर और वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के अंदर। क्या होता है एन्यूरिज्म दोस्तों, एन्यूरिज्म मतलब आपका होता है डायलेटिंग एंड बलूनिंग ऑफ वेसल्स, ठीक है, कौन सी, ब्लड वेसल की अपन बात करते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है आपके पेरिकार्डियल सैक के अंदर, क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सैक, फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको ये पता लगाना है। तो यहाँ पर आपको जो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपको पल्मोनरी एडिमा पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर आपको दोस्तों क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको जब वहाँ पर इफ्यूजन मतलब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा आपके पेरिकार्डियल सैक में, तो आपको वाटर बॉटल टाइप आपको क्या मिलेगा, एक चेस्ट एक्सरे के अंदर शेप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, व्हाई शुड एंटीकोगुलेंट स्टॉप इन कार्डियक टेम्पोनेडे। कार्डियक टेम्पोनेडे में दोस्तों क्या हो रहा है, कार्डियक टेम्पोनेडे में आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है, आपके हार्ट के ऊपर क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं हो पा रहा है और ब्लड का इजेक्ट आउट नहीं कर पा रहा है। तो व्हाई शुड एंटीकोगुलेंट स्टॉप इन कार्डियक टेम्पोनेडे, सबसे पहला है अरेथमिया कॉज करता है जिसकी वजह से इरेगुलर रिदम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है वर्जन ब्लीडिंग इनटू द पेरिकार्डियम, मतलब जो आपका ब्लीडिंग है वो क्या होगा, बढ़ा देगा, कहाँ पर, पेरिकार्डियम के अंदर, और कार्डियक आउटपुट को दोस्तों ये कम करेगा, जो आपका नॉर्मल होता है 5000 ml होता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, और उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मेरे को जो लग रहा है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, एंटीकोगुलेंट यदि स्टॉप नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, और ब्लीडिंग होगा दोस्तों तो क्या होगा, ब्लीडिंग की वजह से आपको और प्रेशर पड़ेगा कहाँ पर, हार्ट के ऊपर, और आपका कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज होगा, और आपको जेवीपी जुगुलर वेनस प्रेशर, आपको हाइपोटेंशन, ये सब चीजें आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, कि अ पेशेंट इज डायग्नोज विथ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब कार्डियक डिसऑर्डर के साथ में ये पेशेंट क्या हुआ है, डायग्नोज हुआ है दोस्तों। अ डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द हार्ट एबिलिटी टू पंप इफेक्टिवली, मतलब क्या कर रहा है, इस डिसऑर्डर की वजह से आपका हार्ट इनफ अमाउंट में आपका ब्लड को इजेक्ट आउट नहीं कर पा रहा है।
विच कार्डियक लेयर इज प्राइमरली अफेक्टेड इन दिस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन दी हुई है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। कार्डियोमायोपैथिक में हार्ट की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, रिजिड हो जाएगी और स्टीफ हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कौन सी लेयर है वो अफेक्ट होती है दोस्तों, ठीक है। तो सर ऑप्शन ए है एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड कोरोनरी आर्टरीज। आर्टरीज तो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, किसको, हार्ट को, किसको, हार्ट को करती है। तो ये तो है नहीं है। मायोकार्डियम है वो मिडिल लेयर है जिसको अपन बोलते हैं मायो मतलब हार्ट की लेयर। पेरिकार्डियम है दोस्तों वो आउटर लेयर है। एंडोकार्डियम है दोस्तों वो इनर लेयर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, मायोकार्डियम है। इट इज करेक्ट आंसर फॉर द व्हाट, जहाँ पर क्या होगी, अफेक्ट होगी लेयर, जो मिडिल लेयर है वो आपको कार्डियक मायोपैथी में अफेक्ट होगी। जो मिडिल लेयर है वो आपके कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेगी दोस्तों, हेल्प करेगी। तो जब आपकी मिडिल लेयर है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी या स्टिफ हो जाएगी, उस टाइम पे वो क्या नहीं कर पाएगी दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है तो क्या होगा दोस्तों, वो रिजिड मतलब रिलैक्स भी नहीं होगी। यदि रिलैक्स नहीं होगी तो वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं होगा और कार्डियक आउटपुट दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटोमेगली इन कार्डियोमायोपैथी ऑकर्स ड्यू टू। हेपेटोमेगली मतलब मैं सीधा बताता हूं, हेपेटोमेगली मतलब क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। मेगली मतलब एनलार्ज होता है दोस्तों और हेपेटा मतलब लीवर होता है दोस्तों, क्या होता है, लीवर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपन क्लियर करेंगे, लीवर इन्फेक्शन हेपेटोमेगली कार्डियोमायोपैथी के अंदर किसको इंडिकेट कर रही है, ऑकर्स ड्यू टू व्हाट, लीवर इन्फेक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, सिस्टमिक वेनस कंजेशन एंड मेडिकेशन टॉक्सिसिटी। यदि सबसे पहला है कि हेपेटोमेगली इन कार्डियोमायोपैथी ऑकर्स ड्यू टू, मतलब कार्डियोमायोपैथी का जो पेशेंट है उसमें हेपेटोमेगली क्यों होता है, ठीक है। तो लीवर में इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह से, तो उसको तो अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, पोर्टल वेन के अंदर क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से। नेक्स्ट है सिस्टमिक वेनस कंजेशन की वजह से, मतलब आपके कार्डियोमायोपैथी हुआ है तो उसमें क्या हुआ है कि हार्ट मसल रिजिड हो गई, स्टिफ हो गई, प्रॉपर अमाउंट में क्या हुआ, आपका कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, नहीं बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपका ब्लड है वो वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया, तो वहाँ पे वेनस कंजेशन हो गया और किसी मेडिकेशन का टॉक्सिसिटी हुआ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो सिस्टमिक वेनस कंजेशन है। क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो क्या है, वो रिजिड हो गया, उसकी मसल है वो रिजिड हो गई, स्टीफ हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, कार्डियक आउटपुट कम हो गया और उसकी वजह से सिस्टमिक वेनस कंजेशन मतलब आपके बॉडी की जो सिस्टम्स हैं उसमें क्या हो गया, वापिस ब्लड का फ्लो हुआ, उसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिला, हेपेटोमेगली आपको देखने के लिए मिला कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स के अंदर। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, पंप नहीं करेगा, तब आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जो ब्लड है वापस कहाँ पर जाएगा, आपके लंग्स के अंदर में जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर बैक फ्लो दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अपन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट इवेल्युएट इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको दोस्तों क्लियर करना चाहता हूं। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, नॉट अमाउंट सॉरी, परसेंटेज ऑफ blood ejected from left ventricle per heartbeat। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट इवेल्युएट इजेक्शन फ्रैक्शन। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इजेक्शन फ्रैक्शन को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। जब इजेक्शन फ्रैक्शन की अपन बात करते हैं तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दोनों क्या करेंगे दोस्तों, आपके इजेक्शन फ्रैक्शन को क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में बताएंगे दोस्तों। तो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, चेस्ट एक्सरे बताता है दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफ बताता है दोस्तों, इको जिसकी बात करते हैं, ब्लड कल्चर बताता है, ये तो दोस्तों आपके ब्लड का इन्वेस्टिगेशन का बताएगा, इकोकार्डियोग्राफी बताएगा,
चेस्ट एक्सरे बताएगा, वो आपकी चेस्ट की चीज़ें बताएगा। बट यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन, ब्लड की बात कर रहे हैं, जो ब्लड पंप हो रहा है उसके परसेंटेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों क्या है, इकोकार्डियोग्राफी है। इट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। आप लोगों ने, कितने लोगों ने क्या किया है दोस्तों, करेक्ट किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों डालिए, क्योंकि क्वेश्चन जो अपना चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, बहुत शानदार है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। हर क्वेश्चन लेंदी, हर क्वेश्चन आपको मतलब ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है। कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी देखने के लिए दोस्तों आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो आपके बुक से, जो आपने पढ़ा है वहाँ से डायरेक्ट उठा के आपको दोस्तों दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कार्डियोमायोपैथी इज एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। मतलब जब आपका हार्ट है, हार्ट डिसऑर्डर है, कार्डियोमायोपैथी हुआ है, मतलब जो आपका मसल है वो रिजिड हो गया है, जो स्टिफ हो गया है, तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ है, कंसीव किया है। क्या किया है, किसी वुमन ने क्या किया है दोस्तों, कंसीव किया है, ठीक है। मतलब उसके वूम में क्या है, फीटस है, क्या है दोस्तों, फीटस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको क्या हो सकता है, कौन सी कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, तो उसको क्या हो सकता है दोस्तों, पेरीपार्टम, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको पेरीपार्टम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक है इस्चेमिक है, हाइपरट्रोफिक है एंड रिस्ट्रिक्टिव है। तो यदि आपके कब हो रहा है दोस्तों, आपकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो रहा है या प्रेगनेंसी के बाद में हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं पेरीपार्टम। ये जो आपको देखने के लिए मिलता है वो लास्ट मंथ, मतलब जो आपका 9th मंथ होता है उसमें, एंड आफ्टर डिलीवरी 5 मंथ के बाद में भी देखने के लिए दोस्तों आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर देखने के लिए मिला, और करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 जो देखने के लिए मिलेगा वो है रूमेटिक फीवर मोस्ट कॉमनली ऑकर्स आफ्टर इन्फेक्शन। मतलब जो रूमेटिक फीवर होता है, बुखार आता है, क्या आता है, बुखार, वो कौन सा इन्फेक्शन होने के बाद में आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकता है। तो ऑप्शन ए है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये क्या है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है, उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, उसका इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, सी ऑप्शन है न्यूमोकोकस, एंड डी ऑप्शन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों करेक्ट कौन सा है, आपने कौन सा करेक्ट ऑप्शन चूज किया, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों डालिए, ठीक है। और जो रूमेटिक फीवर का जो कॉज है वो किसकी वजह से हो सकता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट है। और क्या होगा दोस्तों, जब बच्चे को क्या होगा, थ्रोट इन्फेक्शन होगा। ये थ्रोट इन्फेक्शन से दोस्तों चालू होता है, और यदि उसको ठीक नहीं किया गया तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपको फीवर आएगा, जिसको अपन बोलते हैं रूमेटिक फीवर होगा। और यदि ये ट्रीट नहीं किया गया तो उसकी वजह से आपको रूमेटिक हार्ट डिसीज होगा। क्या होगा, रूमेटिक हार्ट डिसीज। उसकी वजह से आपका क्या होगा, वॉल इन्वॉल्व होगा, और वॉल जो डैमेज होगा वो सबसे पहला होगा मिट्रल वॉल, और सेकंड है वो है एओर्टिक वॉल। कौन सा दोस्तों, एओर्टिक वॉल। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों आपको गलत नहीं होने चाहिए। बट इसके रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, किसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, रूमेटिक फीवर के बारे में हमने देखा, रूमेटिक फीवर से क्या हो सकता है दोस्तों, रूमेटिक हार्ट डिसीज, और कौन कौन से वॉल्व भी अफेक्ट होते हैं वो भी दोस्तों हमने देखा, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमने क्वेश्चन देखा था 25, जिसमें हमने बात किया था रूमेटिक फीवर के बारे में, और उसमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हमने ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों। रूमेटिक हार्ट डिसीज इज बेस्ट डिफाइंड, मतलब रूमेटिक फीवर यदि सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, उस बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं किया गया, तो आपको क्या हो सकता है दोस्तों, आपको रूमेटिक हार्ट डिसीज हो सकता है। रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या होता है ये दोस्तों बोलना चाहता है। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज कंजेनिटल हार्ट वॉल डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम है, जिसको अपन बोलते हैं मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या है, मायोकार्डाइटिस है। क्रोनिक वॉल डैमेज फॉलोइंग रूमेटिक फीवर, ठीक है। क्या है दोस्तों, आपका वॉल डैमेज हो जाएंगे। हार्ट के कौन कौन से वॉल होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ये चार क्या है दोस्तों, आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर है। यहाँ पर वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। ये वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं मिट्रल, और ये क्या है, फॉल्टी वॉल है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इसके बाद में ये है पल्मोनरी या पल्मोनिक वॉल,
ठीक है, और ये है एओर्टिक वॉल्व। कौन सा है दोस्तों? एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, तो यदि आपकी रूमेटिक हार्ट डिसीज में वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ऑब्वियसली होगा जो सबसे पहला वॉल्व होगा वो मिट्रल वॉल्व होगा प्राइमरी, और सेकंड जो आपका अफेक्टेड होता है वो एओर्टिक वॉल्व होता है। और इट इज अ वायरल हार्ट इन्फेक्शन, नॉट वायरल, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू बीटा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको क्या है, क्रोनिक वॉल का क्या हो जाएगा दोस्तों, डैमेज हो जाएंगे। किसकी वजह से? रूमेटिक फीवर की वजह से, क्योंकि सही टाइम पे दोस्तों ट्रीट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलना चाह रहा है वो आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीरीज में आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन आपके दोस्तों क्या है, यदि आपने गलत किया है तो आपके पास में भी मौका है करेक्ट करने का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक नर्स है, ठीक है, इज रिव्यूइंग द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विथ रूमेटिक हार्ट डिसीज। क्या कर रही है? डॉक्टर ने नोट्स लिखा है, वो एक नर्स इसको रीड कर रही है दोस्तों। विच हार्ट वॉल इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन। हार्ट का वो कौन सा वॉल है वो सबसे ज्यादा दोस्तों क्या होता है, अफेक्ट होता है, किसमें? रूमेटिक हार्ट डिसीज में। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा ये हार्ट के कितने दोस्तों 4 वॉल के बारे में हमने बात किया। सबसे पहला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में दोस्तों बात किया। यहाँ पर जो वॉल होता है उसको अपन ने क्या बोला? ट्राइकस्पिड बोला, ट्राइकस्पिड क्योंकि 3 कस्पोस होता है। यहाँ पर जो वॉल होता है उसको अपन ने बोला पल्मोनिक वॉल। ये क्या करता है, आपको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ पर ले जाता है दोस्तों? लंग्स के अंदर फॉर द प्यूरिफिकेशन। यहाँ पर जो वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं मिट्रल, क्या बोलते हैं दोस्तों? मिट्रल या बाइकस्पिड, क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं एओर्टिक। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को क्या कर देगा दोस्तों? इजेक्ट आउट कर देगा थ्रू द एओर्टा। कहाँ पे? आपके थ्रू आउट द बॉडी। और यहाँ पे पूछा है कि विच वॉल इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, मतलब मोस्ट कॉमन वॉल कौन सा अफेक्ट होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज में। क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है, ट्राइकस्पिड होता है क्या, पल्मोनरी वॉल होता है, मिट्रल वॉल होता है और एओर्टिक वॉल होता है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? मिट्रल वॉल है, और इसको अपन बोलते हैं फॉल्टी वॉल भी बोल सकते हैं, इसको बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये आपके RH रूमेटिक हार्ट डिसीज में आपका अफेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और यदि सेकंड वॉल कौन सा होता है तो आपको बताना है एओर्टिक वॉल दोस्तों होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों? मिट्रल वॉल आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपके सामने जो आपको दिखाई देगा वो आपका है क्या है, इसमें भी क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक नर्स है इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ रूमेटिक फीवर। किसका केयर कर रही है? एक बच्चे का। किससे डायग्नोस हुआ है? रूमेटिक फीवर के साथ में। फिजिशियन नोट्स द प्रेजेंस ऑफ पेनकार्डाइटिस। क्या दोस्तों पूछा है? फिजिशियन नोट्स द प्रेजेंस ऑफ पेनकार्डाइटिस, विच लेयर ऑफ द हार्ट इंफ्लामेशन इन दिस कंडीशन। मतलब क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि पेनकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, कार्डाइटिस का मतलब क्या है दोस्तों? कार्डाइटिस की अपन बात करते हैं, कार्डाइटिस की अपन बात करते हैं मतलब क्या है दोस्तों? हार्ट का क्या है दोस्तों? इन्फ्लामेशन है। और कार्डिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्डिया की जब अपन बात करते हैं तो कार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है दोस्तों। और पेनकार्डाइटिस मतलब कौन सी हार्ट की लेयर है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो वो हार्ट की कौन सी लेयर है। तो जब अपन बात करते हैं तो हार्ट की मेनली 3 लेयर होती है। एक एंडोकार्डियम होती है दोस्तों, एंडोकार्डियम, ठीक है, दूसरी बीच वाली मायोकार्डियम, ठीक है, और नेक्स्ट पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है एंड दिस इज आउटर लेयर। और ये तीनों लेयर अपने को किसमें अफेक्ट होती हुई दिखेगी? अपने को रूमेटिक हार्ट डिसीज में। तो ऑप्शन मायोकार्डियम ओनली, एंडोकार्डियम ओनली, पेरिकार्डियम ओनली, नॉट ओनली, ये तीनों लेयर अपने को दोस्तों क्या होगी? अफेक्ट होती हुई दोस्तों मिलेगी। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी एंड सी आपका क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इजीली क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है कि अ नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग रूमेटिक फीवर। ठीक है, मतलब ये क्या है? सस्पेक्टेड है, रूमेटिक फीवर हो सकता है, उसको क्या कर रही है दोस्तों? एक नर्स है, वो क्या कर रही है दोस्तों? केयर कर रही है। अब नेक्स्ट क्या है? विच फाइंडिंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर जोन्स क्राइटेरिया। मतलब कुछ जोन्स ने क्या दिया था? मेजर, 2 क्राइटेरिया दिया था, एक मेजर और दूसरा माइनर।
ठीक है, दूसरा माइनर, जिसमें उसने बताया था कि क्या हो सकता है, कार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, कोरिया हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है, कोरिया हो सकता है, इसके बाद में ऑर्थराइटिस हो सकता है दोस्तों, ऑर्थराइटिस कुछ सिम्टम दिए थे जॉन्स ने, ठीक है, इसके बाद में स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसमें इरिथमा मार्जिनेटम, और दूसरा है सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ठीक है। ये आपको मेजर क्राइटेरिया के अंदर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो मेजर में आपको कौन सा दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले कार्डाइटिस आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब हार्ट को इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। कोरिया दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका क्या होगा, डांस लाइक मूवमेंट करेगा, ठीक है, जर्की मूवमेंट्स कोरिया, ठीक है। इसके बाद में ऑर्थराइटिस, जिसमें क्या होगा, पॉलीऑर्थराइटिस, और ये होगा माइग्रेटरी इन नेचर, किसका, माइग्रेटरी इन नेचर, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में क्या होगा दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन ट्रांसफर होगा। और स्किन के अंदर अपने को इरिथमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच फाइंडिंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर जॉन्स क्राइटेरिया, तो यहाँ पर दिया हुआ है फीवर, रेज, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, माइग्रेटरी पॉलीऑर्थराइटिस एंड लास्ट में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेजर जॉन क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया है ऑर्थराइटिस, और वो भी कौन सा, पॉलीऑर्थराइटिस, माइग्रेटरी इन नेचर, मतलब एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में ट्रांसफर होगा। आज आपको कहाँ पर हुआ है, नी जॉइंट में, तो कल आपके दूसरे जॉइंट में दोस्तों ट्रांसफर होगा, ठीक है। और आपका एक और ऑप्शन में यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ऑर्थ्रेल्जिया, कौन सा, ऑर्थ्रेल्जिया, ठीक है। तो आपका फीवर है और आपका रेज ER है, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है और ऑर्थ्रेल्जिया, ये चारों आपको किस में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, ये चारों आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके माइनर क्राइटेरिया में, किसमें, माइनर क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो माइग्रेटरी पॉलीऑर्थराइटिस है, बट मैं आपको वापस क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसका, आपका जॉन्स का कौन सा है, माइनर क्राइटेरिया है, कौन सा, माइनर क्राइटेरिया है, जिसमें आपको फीवर देखने के लिए मिलता है, आपको और क्या, रेज ESR देखने के लिए मिलता है, इसके बाद में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ठीक है, और आपको आर्थ्रेल्जिया, ठीक है। ये चारों सिम्टम आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका जॉन्स क्राइटेरिया यहाँ पर क्लियर हुआ, जिसमें हमने मेजर और माइनर दोनों के बारे में हमने दोस्तों डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ नर्स इज रिव्यूइंग मेडिकेशन ऑर्डर फॉर अ प्रेग्नेंट पेशेंट, कौन है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, और मेडिकेशन ऑर्डर को क्या कर रही है दोस्तों, नर्स रिव्यू कर रही है। हिस्ट्री ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन, क्या है, पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशन है दोस्तों, ये क्या है, आपका डिसअरिथमिया है, क्या है दोस्तों, डिसअरिथमिया है। वाई शुड वारफेरिन थेरेपी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जो वारफेरिन थेरेपी है वो क्यों अवॉइड करता है, तो वारफेरिन क्या है दोस्तों, ऑरल एंटी कोएगुलेंट है, कौन है, ऑरल एंटी कोएगुलेंट है। इसका जो एंटीडोट है वो दोस्तों क्या है, एंटीडोट है इसका, वो कौन सा है दोस्तों, विटामिन K है, कौन सा है दोस्तों, विटामिन K है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो वारफेरिन और विटामिन के लिए नई गाइडलाइन आई है, उसके बारे में भी एक क्लास लेके आने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि वारफेरिन थेरेपी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वारफेरिन को क्यों अपन अवॉइड करते हैं, ये इनइफेक्टिव है, मतलब ये इफेक्टिव नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन में, नेफ्रोटॉक्सिक है, मतलब आपके नेफ्रॉन को क्या करती हैं, वो हार्म करती हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट है, मतलब आपका जो कौन है, फीटस है, कौन है, फीटस है, उसको हार्म करती है, और आपको हेपेटोटॉक्सिक है, मतलब आपके लीवर को कुछ अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके वोम में बच्चा है, ठीक है, फीटस है, उसको क्या करेगी, हार्म करेगी, तो इसको अपन बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका C, करेक्ट ऑप्शन है। तो उस कंडीशन में अपन वारफेरिन पेशेंट को ना देके अपन कौन देंगे, कौन सा मेडिकेशन देंगे दोस्तों, अपन हिपेरिन देंगे, और हिपेरिन है वो दोस्तों क्या है, सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, क्या है दोस्तों, सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है टेराटोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलना चाहता है कि अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट हु रिपोर्ट्स फिंगर टर्निंग व्हाइट एंड ब्लू व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड।
विच कंडीशन डज द डिस्क्रिप्शन मोस्ट लाइकली इंडिकेट, मतलब क्या कर रहा है, एक नर्स है वो असेस कर रही है पेशेंट को और वो रिपोर्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, जो आपकी फिंगर्स हैं, क्या है दोस्तों, आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, क्या है, फिंगर्स हैं, आपकी फिंगर्स है या आपके टॉयज हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके, यहाँ तो वाइट में, वाइट से किस में, इसके बाद में ब्लू में और फिर रेड में, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये सीधा सीधा पूछना दोस्तों चाह रहा है। तो वाइट देखेंगे, पेलनेस की वजह से पेलर हो जाएगा, वाइट देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो साइनोसिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और वो फिर केस में रूबर रेड में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा जब वापस सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन स्टार्ट होगा तब, और पेशेंट को उस टाइम पे पेन भी देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों, पेन भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो चीज़ है वो अपने को कौन से कंडीशन में देखने के लिए मिलती है, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी कौन सा, रेनॉल्ड डिसीज के अंदर, किस में दोस्तों, रेनॉल्ड डिसऑर्डर के बीच, रेनॉल्ड डिसऑर्डर में आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। और रेनॉल्ड डिसऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वाजोस्पास्टिक डिसऑर्डर अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाजोस्पास्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जो आपके फिंगर और आपके टॉयज को क्या करेगा दोस्तों, अफेक्ट करेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जो ये डिसऑर्डर होता है वो कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से होता है। कोल्ड और स्ट्रेस है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे क्या, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्या सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वाजोस्पाज्म, क्या होता है दोस्तों, वाजोस्पाज्म, मतलब जो आपको वेसल है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, नेरो हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा दोस्तों, वाजोस्पास्टिक डिसऑर्डर, जिसको अपन बोलते हैं रेनॉल्ड डिसऑर्डर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, पहले तो वो हमको समझना है, क्योंकि जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उसको उतना अच्छे से समझना है, और वो सीधा क्या है, आपको आंसर उस क्वेश्चन में ही बता देगा। अ नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट डायग्नोस विथ रेनॉल्ड डिसीज, किसके साथ में, अ नर्स टीचिंग अ पेशेंट डायग्नोस विथ रेनॉल्ड डिसीज, जिसको अपन ने कहा वाला वाजोस्पास्टिक डिसऑर्डर वाला, जिसकी फिंगर और टॉयज कहाँ हो रहा है दोस्तों, अफेक्ट हो रही है। विच फैक्टर मोस्ट कॉमनली ट्रिगर्स और रेनॉल्ड डिसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोल्ड एंड स्ट्रेस, कोल्ड एंड स्ट्रेस, ये क्या कर देंगे दोस्तों, आपकी इंक्रीज कर देंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी, क्या दोस्तों, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को दोस्तों क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो अपने को क्या होगा दोस्तों, वाजोस्पाज्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको आंसर दोस्तों मिल गया होगा, क्वेश्चन करेक्ट भी होगा। कोल्ड एक्सपोजर और स्ट्रेस की वजह से आपको क्या हो सकता है दोस्तों, ये कंडीशन हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं रेनॉल्ड डिसीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों अपने को क्या करना है, वियर करना है क्लोथ, ठीक है, क्या करना है, वियर करना है क्लोथ, और वो भी कौन से, वार्म वाले, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। अ नर्स इज रिव्यूइंग, एक नर्स क्या कर रही है दोस्तों, रिव्यू कर रही है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी रेनॉल्ड डिसीज, मतलब प्राइमरी रेनॉल्ड डिसीज। जब हमने रेनॉल्ड डिसीज दोस्तों हमने देखा था, क्या देखा था, रेनॉल्ड डिसीज के बारे में दोस्तों हमने बात किया था, तो उसमें हमने दो देखा था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हमने क्या बोला था, फर्स्ट टाइम हो रहा है जिसका कॉज पता नहीं है, बट ये किसकी वजह से हो रहा है, यदि आपको क्या है, कुछ कॉज आपको पता है, जैसे कि आपका क्या दोस्तों, ड्यू टू इम्यून सिस्टम, जिसमें हमने देखा था आपको स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। इसके बाद में हमने कौन सा देखा था, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, ठीक है। इसके बाद में रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये कुछ डिसऑर्डर हमने पढ़ा था। तो ये दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या। अ नर्स इज रिव्यूइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी रेनॉल्ड डिसीज, विच फीचर इज नॉट टिपिकली सीन इन दिस कंडीशन, मतलब प्राइमरी रेनॉल्ड डिसीज के अंदर कौन से फीचर्स अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे पहला है सिमेट्रिक अटैक, मतलब दोनों तरफ सेम अटैक करता है, दोनों फिंगर तो दोनों हाथ के फिंगर, यदि टॉयज तो दोनों टॉयज, ऐसा। नो स्ट्रक्चरल वेसल डैमेज, मतलब जो आपका वेसल है, जो वेसल वॉल है, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेगा, जैसे कि ये लेयर्स हैं उसकी क्या है दोस्तों, 3 लेयर हैं, तो जो उसका स्ट्रक्चर है उसको दोस्तों ये डैमेज नहीं करेगा। नो ऑटो इम्यून
मार्कर, नॉर्मल ऑटोइम्यून मार्कर, जो इसके ऑटोइम्यून मार्कर है वो नॉर्मल है, और सीवियर अल्सरेशन, ठीक है, इस कंडीशन में सीवियर अल्सरेशन अपने को दिखाई देता है। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? तो जहां तक करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सीवियर अल्सरेशन का जो ऑप्शन है वो दोस्तों आपको कहां पर दिखाई देगा, आपको रेनॉल्ड फिनोमिना के अंदर, मतलब जो सेकेंडरी टाइप है, सेकेंडरी रेनॉल्ड अपन बोलते हैं, उसमें दोस्तों अपने को देखने के लिए मिलेगा। बाकी अदर ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन दोस्तों मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है कि एक नर्स है टीचिंग अ पेशेंट विथ रेनॉल्ड डिसीज। रेनॉल्ड डिसीज को पेशेंट क्या कर रही है, टीच कर रही है रिगार्डिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, रेनॉल्ड डिसीज है, उसकी फिंगर्स में वाइटनेस, रेडनेस, साइनोसिस, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, और वो पर्सन क्या है दोस्तों, अफेक्टेड है। क्या है दोस्तों, अफेक्टेड है। तो विच फैक्टर कैन वर्जन रेनॉल्ड सिम्टम। तो सबसे पहले तो हमने कॉज क्या देखा दोस्तों, कॉज क्या देखा था हमने, एक तो कोल्ड देखा था और दूसरा स्ट्रेस देखा था। तो इसके ऊपर अपने को क्या करना है दोस्तों, काम करना है। क्या करना है, काम करना है। तो नर्स किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा, विच फैक्टर कैन वर्जन, तो कौन सी चीज़ के ऊपर, कौन सी चीज़ की वजह से ज़्यादा हो सकता है ये, एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रॉपर मतलब क्या, वो हाइड्रेट करेगा बॉडी को, अपने आप को ज़्यादा पानी पिएगा, उसकी ये ठीक करेगा। स्मोकिंग है, ठीक है, मतलब विच फैक्टर कैन वर्जन रेनॉल्ड डिसीज, स्मोकिंग करेगा, वाजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है, वार्म क्लॉथिंग, ठीक है, और स्ट्रेस रिडक्शन। मतलब कौन सा इसमें ऐसा फैक्टर है वो क्या कर देगा दोस्तों, आपके जो कंडीशन है उसको ज़्यादा सीवियर कर देगा, ठीक है। तो एडिक्वेट हाइड्रेशन करेगा क्या दोस्तों, स्मोकिंग करेगा क्या, वार्म क्लॉथिंग करेगा क्या, और स्ट्रेस रिडक्शन करेगा। ये तो क्या है दोस्तों, आपके रेनॉल्ड डिसीज को कम करेगा। और स्मोकिंग है वो क्या कर देगा दोस्तों, आपका स्मोकिंग की वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका वाजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और जब वाजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको इनफ अमाउंट में ब्लड सप्लाई दोस्तों नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर दोस्तों, करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ रेनॉल्ड अटैक। क्या कर रही है, नर्स असेस कर रही है, एक पेशेंट है वो रेनॉल्ड डिसीज का क्या है, एक्सपीरियंस को क्या, रेनॉल्ड डिसीज के जो अटैक्स है, ठीक है, जो सिवियरिटीज है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। विच सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज इज मोस्ट करेक्ट, मतलब रेनॉल्ड डिसीज के पेशेंट के अंदर में क्या क्या स्टेजेस अपने को देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि जब अपन बात करते हैं कि उसके ड्यू टू पॉजिटिव जो है रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, आपका वाजोस्पाज्म होगा। क्या होगा, वाजोस्पाज्म, मतलब जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, ब्लड वेसल आपकी नैरो। और जब ब्लड वेसल आपकी नैरो हो जाएंगी तो आपको वहाँ पर कलर देखने के लिए मिलेगा, पेलर, जिसको वाइटनेस हो जाएगा, इसके बाद में आपको साइनोसिस हो जाएगा, इसके बाद में वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा। क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा। ये तीन चीज़ें अपने को देखने के लिए मिलती हैं। तो ओनली रेड दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, वाइट ब्लू एंड रेड दिखाई देगा, या येलो एंड ग्रीन। ये तो आपका क्या है दोस्तों, गलत है। ब्लू दिखाई देता है पर ओनली ब्लू नहीं होता है, रेड दिखाई देता है पर रेड भी नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। कितने लोगों ने ऑप्शन सी करेक्ट किया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आप डाल सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। समझने की कोशिश करो दोस्तों, जब क्वेश्चन समझोगे तो आपका क्या है, आधी चीजें वहां पर ही दोस्तों क्लियर हो जाती हैं। एक नर्स है प्रोवाइडिंग एजुकेशन, क्या है, हेल्थ एजुकेशन दे रही है पेशेंट विथ रेनॉल्ड डिसीज। विच एडवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हेल्प एंड प्रिवेंट अटैक, मतलब जो उसके अटैक है रेनॉल्ड डिसीज के, वो नर्स ऐसा क्या हेल्थ एजुकेशन देगी या ऐसी क्या एडवाइस देगी जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हेल्पफुल रहेगा वो जो हेल्थ एजुकेशन दिया है वो, और पेशेंट को क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो वॉश हैंड इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में आपके हाथ को क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। बट यहाँ पर तो क्या है, कोल्ड है, उसकी वजह से सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, वाजोस्पाज्म हो रहा है। वियर ग्लव्स इन कोल्ड वेदर, मतलब यदि ठंड का मौसम है, विंटर का सीजन है, तो क्या करना है,
ग्लव्स को वियर करना है, ये है। कहीं हद तक ये दोस्तों सही हो सकता है। एंड स्मोक ओकेशनली, भाई ओकेशनली क्या होता है, ओकेशनली नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये गलत है, ठीक है। स्मोक करना ही नहीं है, जिसकी वजह से वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा और इसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज भी दोस्तों हो सकता है। कौन सा? हार्ट डिसीज। स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है। और यूज वाजो कंस्ट्रिक्टिंग ड्रग, मतलब जो आपके ब्लड वेसल को क्या करेगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी, इसी ड्रग को अपने को यूज करना है, तो ये भी गलत है। आपको क्या बोलना है? वियर करना है ग्लव्स इन कोल्ड वेदर, ठीक है। मतलब जो वार्म ग्लव्स रहते हैं वो आपको क्या करना है दोस्तों, यूज करना है, आपको मोजे पहनना है, क्या करना है। ओके, सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो नर्स इज रिव्यूइंग पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर, जी किसकी बात कर रही है? पीवीडी की बात कर रही है। किसकी? पीवीडी, पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर की बात कर रही है। दिस डिसऑर्डर अफेक्ट विच वेसल, मतलब जो पेरिफेरल वस्कुलर की बात करते हैं, जो पेरिफेरी की बात करते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी वेसल को अफेक्ट करती है? आर्टरीज को अफेक्ट करती है, वेन्स को अफेक्ट करती है, कैपिलरीज को अफेक्ट करती है, और बोथ आर्टरी और किसको? वेसल को दोस्तों अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा वो आपको क्लियर करना है दोस्तों। जब अपन बात करते हैं किसकी? पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर की दोस्तों अपन बात करते हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। अपन किसकी बात करते हैं? पीवीडी, पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो आर्टरी होती है और दूसरी होती है वेन होती है। क्या होती है दोस्तों? वेन होती है। ये किसको करेगी? अफेक्ट दोनों को करती है। किसको करती है? अफेक्ट दोनों करती है। तो आर्टरी और दोनों को जब अफेक्ट करेगी तो आपका ब्लड वेसल दोनों क्या होगा दोस्तों? इन्वॉल्व होगा। क्या होगा दोस्तों? इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टरीज, वेन नहीं, आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है, और जो ऑप्शन आपका जो डी है वो दोस्तों क्या है दोस्तों? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन मीन्स, मतलब इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअस लेग पेन एट रेस्ट, मतलब आपको लेग में पेन हो रहा है जब आप रेस्ट कर रहे हो। लेग पेन ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रिलीव बाय रेस्ट, मतलब आप जब चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या हो रहा है दोस्तों? पेन हो रहा है और आपको रेस्ट करने पे ठीक हो रहा है। सडन चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों एंजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइना बोलते हैं। और काफ पेन एट नाइट, मतलब आप काफ मसल में पेन हो रहा है कब? रात्रि के समय, नाइट के टाइम पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है, लेग पेन ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रिलीव बाय रेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज कॉमन इन वेरिकोस वेन, ठीक है। कौन सी फाइंडिंग आपको कॉमन लगेगी किसमें? वेरिकोस वेन के अंदर। ये भी क्या है दोस्तों? आपका डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या होगी? डायलेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायलेटेड हो जाएगी और टॉर्टस हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? टॉर्टस हो जाएगी, ठीक है। मतलब बलून जैसे फूल गई है वैसे अपनों को दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी, डायलेटेड या टॉर्टस वेन्स, एब्सेंट पल्स, वहां पर आपको पल्स है वो फील नहीं होगा, ड्राई अल्सर ऑन टॉयस। तो इसमें जो करेक्ट है आपका डायलेटेड एंड टॉर्टस वेन आपको देखने के लिए मिलेगी किसमें? आपको वेरिकोस वेन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो दोस्तों क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट कहाँ से आएंगे? बुक से। जब आप हमारे साथ में जुड़े हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट स्लाइड से, आपके कंटेंट से उठा के आपके एग्जाम में दोस्तों दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों क्या बोलना चाहता है? अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एट अ रिस्क फॉर वेनस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, रिस्क फॉर वेनस कॉम्प्लिकेशन। हाउ इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस बेस्ट डिफाइन? डीवीटी में क्या हो जाएगा? डीवीटी बोलते हैं जिसमें आपकी जो डीप वेन होती है उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन। क्या दोस्तों? क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्लॉट का फॉर्मेशन क्या होगा? डिस्लॉज होगा या
दिक्कत आएगी, क्या होगा, ब्रेक होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या होगा, वो ट्रैवल करेगा, क्या करेगा दोस्तों, ट्रैवल करेगा। और ट्रैवल करके दोस्तों कहाँ पर जाएगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी जो ब्लड वेसल होती है वहां पे जाएगा और आपको ये क्या कराएगा दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। बट एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, थ्रोम्बोसिस एंड दूसरा होता है एम्बोलिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्बोलिज्म, ठीक है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है वो एक जगह पे क्या है, स्टक है, ठीक है, क्या है, स्टक है। जैसे कि ये क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या है दोस्तों, क्लॉट है, और तो ये यहीं पर है। बट आपका जब अपन एम्बोलिज्म की बात करते हैं तो इससे निकल के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करेंगे दोस्तों, ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलना चाह रहा है, द नर्स शुड एनकरेज पेशेंट विथ वेरिकोस वेन। किसके लिए एनकरेज करना है नर्स को, यदि आपका जो पेशेंट है वो किससे सफर कर रहा है, वेरिकोस वेन से, जिसमें उसकी जो वेसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, टॉर्टस और डायलेटेड हो गई है। सिट फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक आपको क्या करना है, बैठा रहना है, ऐसा बोलना है नहीं, उसको ऐसा नहीं बोलना है, इसकी वजह से उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। एलिवेट करना है किसको, लेग्स को अबव हार्ट लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, वेनस रिटर्न। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, द नर्स शुड एनकरेज पेशेंट विथ वेरिकोस वेन। तो क्या करना है, उसको पेशेंट को बोलना है कि इसके लेग को एलिवेट करे, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, उसका वेनस रिटर्न बढ़ेगा, हार्ट तक ब्लड क्या होगा, पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ विर्चो ट्रायड, मतलब जो विर्चो ट्रायड है उसमें कौन सी चीज इंक्लूड नहीं की गई है, तो उसका करेक्ट क्या है, एंडोथेलियल इंजुरी है, स्टेसिस है दोस्तों, ठीक है, एंडोथेलियल इंजुरी है, स्टेसिस है, हाइपरकोagulability है और वाजोडाइलेशन है। वाजोडाइलेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी जो ब्लड वेसल होती है वो दोस्तों क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो है वाजोडाइलेशन। इसमें ब्लड वेसल का डायलेशन के रिलेटेड कुछ भी जिक्र नहीं किया हुआ है। बट विर्चो ट्रायड की जब अपन ने बात करते हैं तो विर्चो ट्रायड में आपको एंडोथेलियल इंजुरी, स्टेसिस और उसमें आपको हाइपरकोagulability के बारे में आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो है 43 नंबर, अ नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी के साथ में, विच कॉम्प्लिकेशन इज कंसिडर्ड द मेजर सीरियस, कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकता है, लेग में अल्सर हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और वेरिकोस वेन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपके वेन के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, क्लॉट बन गया, और क्लॉट क्या होगा, जब ब्रेक होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, ये ब्रेक होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो आगे जब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल करेगा तो वो क्या करेगा, एम्बोलिज्म कर सकता है, क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या बोलना चाह रहा है, सडन डिस्निया एंड चेस्ट पेन इन डीवीटी पेशेंट सजेस्ट, मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या है दोस्तों, ये डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या सजेस्ट करते हैं, सडन डिस्निया एंड चेस्ट पेन इन डीवीटी पेशेंट सजेस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें तो आपको दोस्तों क्या होगा, इस्चेमिया और क्या होगा, इन्फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, इन्फ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रोक होगा जिसमें आपका ब्रेन अटैक अपन बोलते हैं, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है इस्चेमिक और दूसरा आपको हेमरेजिक, जिसमें कैरोटिड आर्टरी होती है वो आपके ब्रेन को क्या करती है दोस्तों, ब्लड का सप्लाई करती है। बट यदि उसमें कुछ इंटरप्शन आ जाएगा तो आपको क्या होगा दोस्तों, इस्चेमिक स्ट्रोक होने का चांसेस हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, क्या सजेस्ट करता है वो, डिस्निया और चेस्ट पेन को क्या करता है दोस्तों, सजेस्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, वाई शुड द अफेक्टेड लेग नॉट बी मसाज इन डीवीटी, मतलब जिस लेग में क्या है, डीवीटी है, उसको मसाज क्यों नहीं करना, ये बोलना चाह रहा है। तो उसकी वजह से पेन होगा क्या, तो ये
उसके रिलेटेड नहीं है। मे डिसलॉज द क्लॉट, मतलब जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या कर देगा, डिसलॉज कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देगा और वो ट्रैवल करेगा क्या, ये दोस्तों हो सकता है। इंक्रीज सेलिंग, सेलिंग आपके कहाँ पर बढ़ा देगा, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। और रिड्यूस सर्कुलेशन, आपके सर्कुलेशन पे कहीं इफेक्ट आएगा, नहीं ये करेक्ट नहीं है। और करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपका क्लॉट है वो छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा, क्लॉट है वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कितने लोगों ने अभी तक दोस्तों करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों डाल सकते हो। कहां पर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ नर्स इज रिव्यूइंग द ईसीजी ऑफ पेशेंट विद आर्टेरियल फ्लटर, हाउ इज द पीआर इंटरवल टिपिकली डिस्क्राइब इन डिसअरिथमिया। ठीक है, एक नर्स है, रिव्यू कर रही है ईसीजी, क्या कर रही है दोस्तों, ईसीजी को रिव्यू कर रही है पेशेंट विद आर्टेरियल फ्लटर के साथ में, क्या है, पेशेंट है। हाउ इज द पीआर इंटरवल टिपिकली डिस्क्राइब इन डिसअरिथमिया, मतलब जो एबनॉर्मल क्या है दोस्तों, रिदम है, क्या है दोस्तों, एबनॉर्मल रिदम है। ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, शॉर्टन है क्या पीआर इंटरवल, प्रोलॉन्ग है क्या, नॉट मेजरेबल है, या पीआर इंटरवल नॉर्मल है जिसका कितना आता है 0.12 से 0.2 सेकंड का होता है। ठीक है, जो उसका क्या है नॉर्मल ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर पीआर इंटरवल आपको ये क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो दोस्तों बन रहा है, बट इसके बाद में आपको पीआर इंटरवल कहाँ पर भी मेजर नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, नॉट मेजरेबल है दोस्तों, क्या है, नॉट मेजरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, इट इज करेक्ट। कहां पर, एट्रियल फ्लटर में आपका पीआर क्या है, मेजर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर पेशेंट विथ न्यू ऑनसेट आर्टेरियल फिब्रिलेशन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर पेशेंट विथ न्यू ऑनसेट आर्टेरियल फिब्रिलेशन। न्यू ऑनसेट का मतलब है अभी अभी हुआ है, तो उसका प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, असेस हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल कार्डियो वर्जन, मतलब जो एबनॉर्मल रिदम है उसको क्या करेगा, नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा, उसको अपन बोलते हैं कार्डियो वर्जन। ये है एडमिनिस्टर हाई डोज एंटीबायोटिक, हाई डोज एंटीबायोटिक को क्या करेगी, इन्फ्यूज करेगी। नेक्स्ट है एनकरेज बेड रेस्ट, पेशेंट को बोलेगी कि आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, और मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड जो शुगर लेवल होता है उसको मेजर करना है, जो नॉर्मल होता है 70 से 110 mg पर DL, क्या होता है 70 से 110 mg पर DL। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो नर्स क्या करेगी, हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल कार्डियो वर्जन, मतलब जो एबनॉर्मल रिदम है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए पेशेंट को क्या देंगे, शॉक देंगे, उसके लिए पेशेंट को क्या करेगी दोस्तों, प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अभी तक लोगों दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, आप पुटअप कर सकते हो। विच ईसीजी फाइंडिंग वुड इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएटली पेसमेकर प्लेसमेंट। ठीक है, विच ईसीजी फाइंडिंग वुड इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट पेसमेकर प्लेसमेंट, मतलब ईसीजी की ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो क्या करेगी दोस्तों, पेसमेकर डालने के लिए क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। कंस्टेंट पीआर इंटरवल विथ ब्रेडिकार्डिया, मतलब पेशेंट का पीआर इंटरवल कंस्टेंट है, विथ पेशेंट को क्या है, डिक्रीज है हार्ट रेट, क्या है, डिक्रीज है हार्ट रेट। नो कंस्टेंट पीआर इंटरवल विथ वेंट्रिकुलर रेट, जस्ट वेट, कंप्लीट नहीं आया क्वेश्चन। नो कंस्टेंट पीआर इंटरवल विथ स्लो वेंट्रिकुलर रेट एंड नो साइनस रिदम। ठीक है, नॉर्मल साइनस रिदम। एंड डी ऑप्शन है साइनस टेकिकार्डिया, मतलब पेशेंट का हार्ट रेट दोस्तों क्या है, बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ने सीधा पूछा है विच ईसीजी फाइंडिंग वुड इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट पेसमेकर, पेशेंट को क्या है, जल्दी पेसमेकर बिठाने की जरूरत है, क्योंकि उसका जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जो जनरेशन हो रहा है ऐसे नर्व्स से, वो नहीं हो पा रहा है। तो पहला तो है कंस्टेंट पीआर इंटरवल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो कंस्टेंट पीआर इंटरवल, मतलब पीआर इंटरवल क्या है दोस्तों, कंस्टेंट नहीं है। विथ स्लो वेंट्रिकुलर रेट है, तो यहाँ पर आपको हार्ट ब्लॉक भी देखने के लिए मिलेगा, और वो भी कौन सा, थर्ड हार्ट ब्लॉक, जिसमें आपको पेसमेकर का क्या है, इमीडिएटली क्या है दोस्तों, रिक्वायरमेंट देखने के लिए दोस्तों मिलता है।
नॉर्मल साइनस रिदम है, आपके जो हार्ट रेट है वो कितना है, नॉर्मल है 60 से 100 बीट्स पर मिनट है। तो यहाँ पर जो क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है। एंड साइनस टेकिकार्डिया है, आपका हार्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ा है तो उसमें इतना आपको पेस मेकर बिठाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। पेस मेकर तब बिठाते हैं जब आपको क्या है, आपका हार्ट रेट दोस्तों कम हो रहा है, जब आपका हार्ट रेट है पेशेंट ब्रेडिकार्डिया फेज में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहां पर आपका शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नर्स इज रिव्यूइंग कार्डियक प्रोसीजर विथ पेशेंट हु हैज मिट्रल स्टेनोसिस। मतलब मिट्रल वॉल क्या हो गया है दोस्तों, नैरो हो गया है। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो गया है। उस प्रोसीजर को दोस्तों क्या कर रही है, नर्स है वो क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है। विच प्रोसीजर इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग फ्यूज वॉल लीफलेट टू रिलीज द स्टेनोसिस। मतलब ये जो वॉल है वहां पर ये जो भी लीफलेट है, ठीक है, वो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर स्टेनोसिस हो गया, मतलब क्या हो गया है, नैरो हो गया है। तो उसको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, तो उस प्रोसीजर का नाम है कोमीसुरोटोमी। कौन सा दोस्तों, कोमीसुरोटोमी इस प्रोसीजर का नाम है, ठीक है। ऑप्शन ए में वॉल रिप्लेसमेंट तुरंत जरूरत नहीं है, कोमीसुरोटोमी प्रोसीजर करेक्ट है। बलून एंजियोप्लास्टी एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, वॉल की बात है और लीफलेट की बात कर रहे हैं, तो कोमीसुरोटोमी प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर अपन ने सही चूज किया है। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन है, एक नर्स है कैरिंग फॉर पेशेंट विथ राइट साइड हार्ट फेलियर। पेशेंट को कौन सा है दोस्तों, राइट साइड का दोस्तों हार्ट फेलियर है। सबसे पहले कौन सा हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइड का होता है, पर यहां पर बोला है राइट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन डिफाइन कर रही है, कॉज बाय पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग, पल्मोनरी वेसल और चेस्ट वॉल डिसीज। ये कुछ कंडीशन दी है उसने कि किसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रिलेटेड क्या है दोस्तों, उसको डिसऑर्डर है। तो वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है विदाउट प्राइमरी लेफ्ट हार्ट डिसीज। भाई इसने ये भी बोल दिया कि इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन हो सकता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, कोर पल्मोनल हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है और उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ है, बट इसका तो क्या कर दिया दोस्तों, जिक्र कर दिया है कि ये कॉज नहीं हो सकता। कोर पल्मोनल ऑब्वियसली हो सकता है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से दोस्तों क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से दोस्तों क्या होगा, ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, सीओपीडी, पल्मोनरी कंजेशन, सीओपीडी, इन सब की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, आपको कोर पल्मोनल हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, रिजिड एंड स्टिफ हार्ट मसल, ये कॉज नहीं हो सकता। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू व्हाट, इस्केमिया एंड नेक्रोसिस, हार्ट मसल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तो ये भी कॉज नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या है, बी इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है कोर पल्मोनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज का जो सैटरडे वीकली टेस्ट होता है उसमें जो आपके 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसका आपने एग्जाम दिया है, उसका बच्चों हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया। आपको कहीं ना कहीं ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी, जिसमें आपको बताया जाए, पता चलेगा कि मेरे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसका रीजन क्या है और जो करेक्ट है तो क्यों है। क्योंकि हमने हर क्वेश्चन के चारों जो मल्टीपल चॉइस है, चारों जो ऑप्शन है, ठीक है, उसके बारे में हमने जो दोस्तों डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। दोस्तों आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो भी आज आप इस क्लास को वॉच आउट कर सकते हो, क्योंकि यदि आप इस क्लास को देखते हो तो आपको 360 डिग्री एंगल में आपको मल्टीपल चीज़ें क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको 50 क्वेश्चन देखोगे, आपको 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। कहीं ना कहीं ये क्लास है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्लास को अटेंड करने के लिए आप हमारे जेडीसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मैक्सिमम लोगों तक ये क्लास क्या रीच आउट हो सकती है दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।